स्थापना से लेके आज तक। And he'll defend anything with regard to the BJP. बिल्कुल सर। और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र नासिर हुसैन साहब, कांग्रेस के, बहुत यंग हैं, लेकिन मैं उनको पुराना मित्र कहता हूं क्योंकि अब वो पुराने मित्र हो गए हैं। नासिर हुसैन साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। आगे बोलूं इनकलाब जिंदाबाद भी बोल देता हूं, चलो इनकलाब जिंदाबाद, बाकी सब भी जिंदाबाद, हर कोई जिंदाबाद। सर ऐसा है, हर एक सर्वे अभी ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी गेन कर रहे हैं। अभी एक नया सर्वे भी आ गया है उसने भी कहा है कि पीपल आर लिसनिंग टू राहुल गांधी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ राहुल गांधी ग्रोज, और बहुत जबरदस्त तरीके से कोई 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है 2014 से लेकर के अभी तक। इनफैक्ट ही इज दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी लीडर who is growing in popularity। तो इससे सवाल आपसे जरा टेढ़ा है, जो आपके रीजनल पार्टी के जो जितने पार्टनर्स हैं, विल दे बी हैप्पी और विल दे बी इनसिक्योर? नासिर साहब बताएं। मुझे तो नहीं लगता है कोई इनसिक्योर है, क्योंकि 23 को जब मीटिंग है तो सारे लोग आ रहे हैं, तो इनसिक्योर होता तो कोई आते ही नहीं। और हमारा ग्राफ बढ़ना बेशक बिल्कुल जायज़, क्योंकि हमने मेहनत किया है, लोगों के लिए काम किया है, हमने राष्ट्रवाद दिया है, हमने इस देश को बनाया है, तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। तो हमसे कोई नाराज हो, वो हमसे जो देश के खिलाफ जो काम करते रहे हो, जो अंग्रेजों के, वही हमसे खिलाफ हो सकते हैं, हमसे कोई और खिलाफ नहीं हो सकता। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हो, जो परिवारवाद में रहे हो, वही लोग हमसे खिलाफ हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। प्रदीप जी, अभी मणिपुर की किसी से सवाल करने के पास जवाब ही नहीं है कि मणिपुर आज कितने साल जल रहा है, उसके ऊपर वो जवाब भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग नहीं दे सकते। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार चुनी गई है, जो बीरेन्द्र सिंह जी थे 2017 में उग्रवादियों से मदद मांगा था, और उनका लेटर आज कोर्ट में भी सबमिट हुआ है। तो जो नक्सलियों से सिर्फ सरकार बनाने के लिए सपोर्ट लेता हो, आप समझ सकते हैं उस मणिपुर को जलने से कोई जला रहा है तो कौन जला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी है सर। ये कोर्ट का रिपोर्ट है सर, आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ये कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया वो लेटर। अब खुद उसने बंदे ने लिख कर दिया है, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष SS होकोकीप ने, कि हमसे इन लोगों ने सपोर्ट मांगा है, ये लेटर सबमिट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा राष्ट्रवाद है और देशभक्ति है जो मणिपुर जल रहा हो और उस पर कोई स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं कर रहा हो। कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई वक्ताओं के पास बोलने का के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई हक नहीं। Why is that? Nasir Saab, why is that? You brought up a subject which is very close to my heart. I know Pradeep ji wants to ask you some other questions, लेकिन उसके पहले ये जो आपने सवाल उठाया है, ये मुझे जरा अजीब लगता है। मणिपुर के बारे में जो डिस्कशन होना चाहिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया है, देखिए साहब 36 दिन हो गए कि 37 दिन हो गए, मणिपुर जल रहा है साहब। कल भी वहां पर एक हिंसात्मक गतिविधि हुई है, जो हमारे सेंटर के जो मिनिस्टर हैं मणिपुर से, उनका घर जला दिया गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये क्या है, मतलब क्या सब लोगों ने चुप्पी क्यों मान रखी है मणिपुर के ऊपर? इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन? यही चीज अगर राजस्थान में हो रहा होता, या बिहार में हो रहा होता, या दूसरे ओपोजिशन के लीडरों के राज्य में हो रहा होता, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में, आज देख लीजिए वेस्ट बंगाल के 378 या 400 कुछ ब्लॉकों में जब दंगा हुआ है, आज पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने उसे कवर किया, सबने कवर किया। करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, इसमें मैं कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, उनका हक भी है। मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है नक्सलियों से मदद लेना, नक्सलियों से सरकार मिलकर मदद बनाना, ये है। इसके ऊपर बात होना चाहिए। आज कोई सरकार बात करने को तैयार नहीं है कि आपने नक्सलियों से, देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनसे आपने मदद लिया है, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। पर यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात नहीं कर सकती है। आज उत्तराखंड जल रहा है, आप बताइए उत्तराखंड के अंदर किसको जलाया गया? आज भी दंगा उत्तराखंड में हो रहा है। आपने कि सवाल करिएगा तो जिनके पास नहीं, ये लव जिहाद की बात करेंगे। क्या होता है लव जिहाद, जरा पूछिए ना। केरला फिल्म, जिसको ये केरला स्टोरी फिल्म दिखा के आई थी ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिस बच्ची को दिखाया वो अगले दिन ही किसी मुस्लिम से शादी कर लेती है। ये उसी केरला स्टोरी के डायरेक्टर ने खुद कोर्ट में बोलते हैं, मेरे पास ये पूरा मन करीब कहानियां है, झूठी कहानियां, ऐसी 2-3 लोगों का नाम बताते हैं। आप बताइए, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो शादियां होती है 90% माँ बाप लोग कराते हैं।
सिर्फ 2% इंटरकास्ट मैरिज होता है इस देश में सर, सिर्फ 2%। कोई रिपोर्ट आता है कि सिर्फ 1% लोगों का होता है, और 90% में 99% लोगों का सर, जिसकी मजहब जो होती है ना सेम है। और स्पेशल एक्ट मैरिज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का बोलता है कोई किसी के साथ शादी कर सकता है। तो इसमें कानूनी कहां से आ गए? आप कौन सा कानून का पैमाना उनको दिखाना चाहते हो, जब 99% एक ही धर्म के लोग हैं शादी के अंदर? लड़का भी मुस्लिम है, लड़की भी मुस्लिम है, लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है, 99% का रिपोर्ट है। तो आपने देखा होगा दिल्ली का एक रिपोर्ट है सर, जिसमें ये रिपोर्ट आया है 60 मिलियन क्राइम हिंदुस्तान में एक साल में होता है, 6 मिलियन, उसमें से 4,78,000 महिलाओं पे रेप हो रहा है, 4 लाख से ज्यादा ही हमारे ट्राइबल महिलाओं पे हमला हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं होगी, मणिपुर की सुरक्षा पे बात नहीं होगी। आर्टिकल 14 कहता है कि कोई हिंदुस्तान का इंसान कहीं से कहीं जा सकता है, कहीं ट्रेड कर सकता है, पर उस पर कोई सवाल नहीं है। आज मणिपुर में बाहरी अगरी ट्राइबल उनका जलाया जा रहा है, आज वहां उत्तराखंड में मजहब के नाम पे दुकानों को जलाया, इस पे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ बात करेगा तो लब जिहाद पे बात, जहां लब होगा वहां जिहाद आ सकता है। बजाज जी आप बताइए, जहां मोहब्बत का पैगाम है वहां कैसे जिहाद लाओगे? 1% भी नहीं मिलता है हिंदुस्तान के अंदर। खुद हमारे संसद के अंदर रिपोर्ट हिंदुस्तान की हमारी सरकार देती है कि लब जिहाद का कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं, कोई मीटर नहीं है नापने का, कोई ये नहीं। राजनाथ सिंह का खुद का रिपोर्ट है पार्लियामेंट के अंदर कि लब जिहाद नाम की कोई चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। फिर भी आए दिन इस देश को भड़काया जा रहा है, दंगों में फैलाया जा रहा है। ये क्या है? इससे सवाल उठता है, इनसे सवाल करना पड़ेगा। हुसैन साहब बीजेपी की तरफ से आज के मुख्य जो इश्यूज है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उनका कहना है कि कांग्रेस ने देखो माइनॉरिटी अपीसमेंट में जैसे सावरकर का और हेगडेवार जी का जो सिलेबस से निकाल दिया कर्नाटका में, एक कर्नाटका मॉडल पूरे देश में वो इंप्लीमेंट करना चाहता है। ये अपीसमेंट है, दिस इज व्हाट दे कॉल अपीसमेंट। एंड अज और फडणवीस साहब ने आगे जाके बोला, कांग्रेस और उद्धव साहब ने सब पूछा कि यही कर्नाटका मॉडल क्या आप महाराष्ट्र में भी इंपोज करने वाले हो? तो what do you have to say on uniform civil code, on what happened with Savarkar is concerned, Hussain साहब? Do you think that दोनों तरफ से पोलराइजेशन की बातें हो रहे हैं? ठीक, आपकी सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। मेरी सावरकर पे कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो 1947 से टिल नाउ अभी तक है, उसमें थोड़ा सा भी हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आई। हमने सावरकर के ऊपर जो पहले बोलते थे आज भी बोलते हैं। सावरकर जी ने ऐसा कोई राष्ट्रवाद के लिए काम नहीं किया। हाँ, 1910 से पहले उनकी जिंदगी एक दूसरी थी जो देश के लिए काम किया। आप इसी तरह अगर मोहम्मद अली जिन्ना को लेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना 47 से पहले आप 45 तक 6 तक उनको देखेंगे तो वो फ्रीडम फाइटर की तरह देश के लिए मगर हम उनको कब याद रखते हैं? 47 के बाद जब उन्होंने देश का बंटवारा किया, उसके लिए हम उनके खिलाफ रखते हैं। हम उनको फिर उनको अपना आइडियल, उनको अपना हीरो नहीं मानते कि आपने भले अच्छा काम किया हो 45 से पहले, मगर 47 के बाद आपने हमारे देश का विभाजन किया, उसके लिए हम आप उस क्राइम के लिए आपको गुनहगार मानते हैं, इसलिए हम उनको गुनहगार। इसी तरह सावरकर जी का है, सावरकर जी ने जब जेल के अंदर थे ये मौका अशफाकुल्लाह खान साहब के भी था, शहीद वक्त आजम के पास भी था और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के पास भी था कि वो माफीनामा नहीं लिखते। अच्छा चलिए, माफीनामा मिला, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने एक चतुराई से अपनी सोच को उन्होंने पेश किया कि बाहर आके वो देश के लिए कुछ करेंगे जेल के सलाखों। तो ऐसा कौन सा काम जेल के सलाखों से आने के बाद उन्होंने किया? सिवाय मुखबरी के तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये तो सच्चाई है, सावरकर पे उनका रिपोर्ट है। आप भले उन्हें हीरो बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, मगर सावरकर की जो सच्चाई है वो तो उसे आप हटा नहीं सकते, वो तो हिस्ट्री में। आप कैसे करेंगे? मैंने उस दिन भी कहा था, जो अपने लोकतंत्र पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने कहा था इस देश को गांधी हिंदुस्तान को नेपाल के राजा को दे दो, ये तो इनका ही देन था ना, लोकतंत्र को ये यकीन नहीं कर रहे थे। आज आप भले कुछ भी कहते रहे, सावरकर जी की जो सोच रही है हिंदुइज्म, ये अब मैं नहीं कहता, ये सुभाष चंद्र नेताजी ने खुद कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, हिंदुस्तान की दो जो काम जो कर रही है हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा, जो विभाजन के कारण बनेगी। उसमें एक नाम लिया था सावरकर जी का, एक नाम लिया था मोहम्मद अली जिन्ना का कि मुस्लिम लीग और ये हिंदू सभा, ये दो मिलके ही विभाजन के कारण बनेगी। तो क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? आप सुभाष चंद्र बोस को गलत साबित करो, ये हमारा नहीं है, 1940 का उनका भाषण है, 1940 का आप देख लीजिए, उससे पहले का आप देख लीजिए। उनके बारे में आप सिर्फ रूमर उड़ा सकते हैं,
आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के योगदान को आप नहीं मिटा सकते। लेकिन नासर साहब ये तो बात हो गई, एक मिनट नासर साहब, सर, आप बहुत अहमियत बात कर रहा हूँ, एक सेकंड दे दीजिए, फिर बजाज जी आप जो भी सवाल मुझसे करिए। आपने अच्छी बातें की, अच्छी सवालें की, मगर कभी इस पे भी सवाल करिए सर। आज मालूम है कितनी नौकरियां चली गई है? बीएसएनएल में 1,81,127 नौकरी चली गई, सेल में 61,928 नौकरी चली गई, एमटीएनएल में 34,997 सैलरी चली गई, यानी ओएनजीसी में 21,000, एयर इंडिया में 27,000, यानी 3,84,360 बच्चों की आज जॉब चली गई। इस पे सरकार बोलेगी? इस पे सरकार बात नहीं करेगी। सरकार बात करेगी तो सिविल कोर्ट पे, जैसा प्रदीप जी ने उठाया कि मैं भी उसमें उलझ जाऊं कि मैं उसी का जवाब देता रहूं, ये मुद्दा ना उठाऊं, मैं सिविल यूनिफॉर्म पे बात करूं, कश्मीर पे बात करूं, इससे नाम बदल रहा है उस पे बात करूं, इन बेरोजगारियों की बात। लेकिन ये तो बताएं सर, नासर साहब, जो आपने अभी फिगर्स कोट किए मैं उसी पे बात कर लेता हूं। आपने बीएसएनएल की बात करी, सिर्फ एक बीएसएनएल की बात करते हैं जी सर। आपको मालूम है, शायद आपको जरूर मालूम होगा, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं मालूम होगा, जहां तक बीएसएनएल के नेटवर्क का सवाल है, बीएसएनएल हैज द लार्जेस्ट, द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क इन द कंट्री। बीएसएनएल ने अपना नेटवर्क उन जगहों पर एस्टैब्लिश किया जहां पर कोई जाने को तैयार नहीं था। कश्मीर में जब मिलिटेंसी हाइट पर थी, बीएसएनएल के इंजीनियर्स ने जाकर के अपने नेटवर्क को वहां पर एस्टैब्लिश किया। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में, जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, शायद आपको मालूम ही होगा क्या है, नेपाल से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक देयर इज अ रेड कॉरिडोर। वहां पर भी बीएसएनएल इंजीनियर्स, बीएसएनएल के लड़के, बीएसएनएल की लड़कियां अपनी जान को हथेली पे रख करके उन्होंने वो नेटवर्क एस्टैब्लिश किया। आपको मालूम है वो पूरा नेटवर्क दे दिया गया है, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। मालूम है, तो अच्छे से मालूम। आप सवाल सुन लें। बिल्कुल। अरे सर सवाल तो सुन लो, इसमें अब कांग्रेस प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है सर? क्योंकि बीएसएनएल की यूनियन जो है, उनके साथ तो हमने इंटरव्यू ना जाने कितनी बार किया, वो बेचारे बच्चे बोलते रह गए, चिल्लाते रह गए कि हमें आज की तारीख में 2G से 3G तक जाने की आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, दुनिया 5G तक पहुंच गई है। अगर बीएसएनएल को जान करके आप नॉन कम्पिटिटिव रखेंगे तो बीएसएनएल एक दिन बंद हो ही जाएगा। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस इसके बारे में अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है? सर बताएं। ये मुझे नहीं मालूम कि आप ये सवाल आज मुझसे ये कर रहे हैं, कि जबकि कांग्रेस ने ऐसी कोई दिन नहीं है जो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता, मैं एजिटेशन की बात कर रहा हूँ। सड़क पे आइए ना सर, सर सड़क पे कब आ रहे हो? बजाज भाई 1 by 1 बताने दीजिए, तभी मेरी बात आप तक पहुंचेगी। और आपकी हमने लगभग, मैं कहेंगे तो मैं कल आपको आपके ईमेल पे डेटा में भेजूंगा, तकरीबन महाराष्ट्र में, मैं हूँ महाराष्ट्र की बात करता हूँ, तकरीबन 80 प्रोटेस्ट हम लोगों ने ऑन रोड किया है, जिसपे मुझ पे खुद सैयद नासिर हुसैन पे 2 FIR हो चुका है। मैं FIR की कॉपी भेजता हूं। सिर्फ 2? इन्हीं चीजें, उससे क्या होता है सर? FIR हो चुका है सर, सिर्फ 2 FIR? पर्सनली मेरे जैसे कार्यकर्ता पे FIR 80 होने चाहिए, 80 होने चाहिए, तब जाके कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे हो रहा है ना सर, एक मुझ पे, चलो आगे हो जाएगा, करता हूं, चलो आगे हो जाएगा। हम रोज इसको प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर क्या है आपको मालूम है, आज जो 2005 के बाद जब ये मीडिया का विस्तार हुआ, जिसमें आप जैसे पत्रकार सब लोग हैं, जब विस्तार हुआ तो वो मीडिया का ऐसा प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया, जो सरकार की को आम की आवाज पहुंचना है वो आवाज ही बंद हो गई। आप देख लीजिए ना सर, बीएसएनएल का मुद्दा नहीं उठता है, एयर इंडिया का मुद्दा नहीं उठता है, मगर आप देखिएगा लव जिहाद का मुद्दा बहुत जोर से उठेगा, आप देखिएगा सिविल यूनिफॉर्म का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, आप देखिएगा सावरकर का मुद्दा जोर शोर से उठेगा, आज मराठवाड़ा में पानी नहीं उसका मुद्दा नहीं उठेगा, नासिक में पानी नहीं उसका, मगर देवेंद्र जी का और संजय जी का एडवर्टाइजमेंट करोड़ों का ऐड, 2 दिन, एक दिन गलती छिपाने के लिए, एक दिन गलती दिखाने के लिए 2 ऐड न्यूज़पेपर में दिया जाता है। वो उस पे चर्चा हो सकता है, कभी मराठवाड़ा के पानी सर पीआईबी की आज, सर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की आज एक प्रेस रिलीज आई है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, आर यू अवेयर ऑफ दिस सर? देयर इज अ पीआईबी प्रेस रिलीज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट रीड आउट अ लिटिल बिट टू यू, शायद आपको मजा आएगा सुन के। दिस इज डेटेड 14th of June 6:56 PM by PIB Delhi। जरा ध्यान से सुनिए सर। बोलिए सर। The 22nd Law Commission of India is inter alia
examining the Uniform Civil Code. Sir, Yes, I the know. reference sent by the Ministry of Law and Justice. Initially, the 21st Law Commission of India had examined the subject on Uniform Civil Code and Yes, solicited the views of all the stakeholders. And finally, appeals, etc., dated up to 2018. Overwhelming Right. I responses know that. were received. But since that is 3 years old, accordingly, the 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code. Sir, मुझे ये रिपोर्ट मुझे मालूम है और ये इन्होंने अपने राज्यों को भेजा भी है इस पे डिस्कशन के लिए, इसको पेश कर। मैंने कहा नहीं, ये चुनाव 2024 का होगा ना, तो ये दो ही मुद्दे पे लड़ने ही वाले हैं। ये सिविल यूनिफॉर्म, राम जी की मंदिर, यही दो मुद्दा होगा। कभी बेरोजगारी पे ये नहीं लड़ेंगे ना। आपको याद रखिएगा, हम लोग भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हमें मालूम है कि इनकी जो करप्शन पे बात है, अब देखिएगा, ये करप्शन पे बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे सिविल यूनिफॉर्म। अरे इनसे कोई देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाए ना, तो ये बिल लेके आओ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आज जिनके पास चंद पैसा है वो देश छोड़ के चले जा रहे हैं, अब जिनके पास कुछ नहीं उनकी रोजगार चली जाए। 80 करोड़ लोगों को तो आपने 5 केजी अनाज के लिए लगा दिया और एक शौचालय का न्यूज दे के आप कहते हैं देश में विकास कर दिया। कौन सा विकास कर दिया? ये सिविल यूनिफॉर्म पे चुनाव लड़ोगे तो रोजगार कौन देगा? ये नौजवानों को रोजगार कौन देगा? ये महिलाओं को, मैंने अभी बताया ना, जो 6 मिलियन साल में जो क्राइम हो रहा है उसमें से 4 लाख से ज्यादा महिलाओं पे हो रहा है। उन महिलाओं को कौन सेव करेगा? आदिवासियों पे आज मणिपुर में जल रहा, उनको क्योंकि आप जाति और धर्म में आप एक दूसरे को लड़ा देना चाहते हो ताकि किसी मुद्दे पे बात ही ना हो, सिर्फ सिविल यूनिफॉर्म पे अटका। इससे क्या मजा? आपने एक फिल्म का एडवर्टाइजमेंट किया था ना, केरला फिल्म का, उससे क्या देश को भला मिल गया? आज पंडित जी के नाम को बदल दोगे, उससे कुछ देश का भला हो जाएगा? आज बदला है सर, करना आज बदला, मुझे पता है, इसलिए बोला, मुझे पता है कि उन्होंने बदला है, मगर उससे क्या इन चीजों को करने, अगर बदलने से कि हर आदमी अपने बच्चों का नाम अंबानी रख दे, कोई अडानी रख दे, क्या वो वैसा तस्वीर बना लेगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आपको बनाना है तो ऐसा तकदीर बनाइए, ऐसा तस्वीर बनाइए, आप वैसा नेहरू बनाइए, वैसा पंडित बनाइए जो अपने देश के लिए अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी निछावर कर दे। वो ऐसा नेहरू बनाइए जो सलाखों के पीछे रहे, तब आखिरी सांस तक देश के लिए जिए और उसके बच्चे देश के लिए कुर्बानियां दे। ऐसा नेहरू बनाइए। ऐसा बनाने की हिम्मत नहीं है। आप इसलिए उनका नाम बदल। हुसैन साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत तेजी से 2024 का कैंपेन लेके पूरे पैन इंडिया एक जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके थिंक टैंक जो है, ऑर्गेनाइजेशन रचनात्मक जिस प्रकार से चल रहा है, आप राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और जितने भी साथ में जयराम रमेश साथ में जुड़े हुए, एक जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव कैंपेन लेके कांग्रेस के वोट शेयर को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। मगर इस जबरदस्त तरीके से जो आप चल रहे हो, इसमें हम लोग गए बार भी बात की, रीजनल पार्टीज के बहुत तकलीफ होने वाले हैं। हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे जी वज्रमूत सभा में उठकर बोले थे, राहुल गांधी जी को याद दिलाया था, बोले राहुल गांधी जी सुनिए, सावरकर जी हमारा भगवान है, हम सावरकर जी पे कोई भी उल्टा या किस प्रकार से गलत शब्द हम लोग सहेंगे नहीं। तो आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, सावरकर वाला इश्यू आपने उठा लिया, बिकॉज इसमें कांग्रेस को बहुत फायदा है। पूरे देश में पैन इंडिया 14 to 20% मुसलमान वोट एक साथ कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले हैं। मगर यहां पर उद्धव ठाकरे जी वीक हो जाएंगे, जो रीजनल पार्टी है वो वीक हो जाता है, वो डायरेक्शनलेस हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने हुसैन साहब, इस चैलेंज को आप कैसे करोगे? कांग्रेस को बढ़ना ही चाहिए, बट रीजनल पार्टीज का क्या होगा सर? आपने कई सवाल फिर आपने मिक्स कर दिया इसमें। आपने हिंदुज्म भी लिया है, सावरकर भी लिया है, ओरिजिनल पार्टियां भी लिया है। 3-4 सवाल एक साथ आप ले आते, बड़ा मुश्किल है। मैं कितने सवालों सर एक ही सवाल है, सवाल एक ही है कि आप बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, आप तेजी से बढ़ रहे हो। मैं बता रहा। देखिए, सावरकर जी पे आप जो बार बार बता, मैं अलायंस पार्टनर है, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर सावरकर जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे दूसरे अलायंस पार्टनर सत्ता में तकरीबन काफी अरसे तक रहे, तकरीबन सेंट्रल में भी रहे, स्टेट में भी रहे, मालूम है इन लोगों ने कभी भारत रत्न सिर्फ मांगा है, कभी भारत रत्न दिया नहीं। आप इनसे सवाल करिएगा तुमने क्यों नहीं भारत रत्न दिया है,
देना था तो दे देना। इनको भी मालूम है वो कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, इन्हें भी मालूम है। अटल जी की भी सरकार रही, अटल जी ने भी नहीं दिया। अटल जी ने बहुत कविताएं उनके ऊपर लिखे, सावरकर मतलब वो, सावरकर मतलब वो, सावरकर, उन्होंने जितनी भी थी कविताएं लिख दी, पर उन्होंने भी नहीं दिया। पर आज का टॉपिक सावरकर जी नहीं है सर, मैं बार बार बोलता हूं, आज का टॉपिक है देश के विकास का। आज है सावरकर, जो देश चल रहा है उसका टॉपिक होना चाहिए। आज देश टॉपिक होना चाहिए कि रोजगारों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, हमारी सरकारी कंपनियां जो बिक रही है वो बिके। आज होना चाहिए, आज हमारे, आज इस पे कोई बात करने को नहीं। आज हम पे लोग राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का नारा लगा रहे हैं। तुम्हारा राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रवाद में बहुत फर्क है। हमारा राष्ट्रवाद होता है कि हमने आईएम बनाया, हमारा राष्ट्रवाद होता है हमने एम्स बनाया, हमारा राष्ट्रवाद था कि हमने आईआईटी बनाया, हमारा राष्ट्रवाद था एयरपोर्ट ऑफ इंडिया बनाया, हमारा राष्ट्रवाद था कि एयर इंडिया बनाया, बेल बनाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक बनाया, हेवी इंडस्ट्री बनाया, भारत पेट्रोलियम बनाया, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाया, सेंट्रल वेस्टर्न हब बनाया, कोयल इंडिया बनाया। अरे हजारों कंपनियां हमने बनाई, ये हमारा राष्ट्रवाद है। प्रदीप जी इस पे बात करिए, इनके पास राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज है तो हमें दिखाए, कौन सा राष्ट्रवाद है इनका? यही राष्ट्रवाद है कि मणिपुर में आदिवासियों को जला दो। उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि परिवार, आपका परिवारवाद है, परिवारवाद है और उनका राष्ट्रवाद है। यस यस, अच्छा, ये है करप्शन। अब देख लीजिए, मैं दिखा एक एक करके आपका, आपने लाया, ये है नारायण राणे जी, जिन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फेयर एंड लवली क्रीम मिलता है, चले जाते हैं। ये दूसरा देखिए, सबंधु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, आप देखते जाइए किस पे क्या क्या घोटाला। अब आपने बोला कि परिवारवाद, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार, आपको शायद कैमरे में फुल फ्रेम आ रहा होगा, और आपको अब मैं बोलता हूं तो पढ़ के सुना देता हूं। ये कौन है? पीयूष गोयल जी, वेद प्रकाश गोयल जी के बेटा। अमित शाह के बेटा कौन है? जयशाह। राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? पंकज सिंह। देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र जी किसके बेटा है? आप जरा उनसे पूछिए। धर्मेंद्र प्रधान जी किसके बेटा है? वो पूछिए। अनुराग ठाकुर किसके बेटा है? वो पूछिए। पंकजा मुंडे जी किसके बेटा है? वो पूछिए। सिंधिया फैमिली किसके बेटा है? वो पूछिए। आप पूनम महाजन किसकी बेटी है? वो पूछिए। अरे तुम्हारे पास राष्ट्र, इस पे बात करने का हक है क्या? मैं बोलूंगा तो आपकी पूरी शो खत्म हो जाएगी, इनकी फैमिली मेंबर गिनाना शुरू करूंगा सर। आप देखते जाइए इनके कितने लोग हैं इसमें। Wow, look at that. I'm so impressed. Look at that, so impressive. तो वही हम लोग, हुसैन साहब से वही बोल रहे हैं कि जिस रफ्तार से आप तेज आगे बढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से, आप पूरे, आपको रीजनल पार्टीज की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2024 में खुद ही आप सक्षम हो। मैं एक ऐसा वक्त हूं, मैं जो भी बात करता हूँ ऑथेंटिकेशन के बात करता हूँ, मैं कोई भी हवा में बात नहीं करता हूँ। बस आपके सामने मुझे एक आधे घंटा बोल के जाने, जो भी हो ऑथेंटिक होना, आपके व्यूअर को सही मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि हम सच्चाई पे बात करते हैं। आइए बात करिए परिवारवाद पे, आइए बात करिए आपके मनी करप्शन पे, आइए हमसे बात करिए, फिर आपको हम सच्चा, हम आइए देखिए हमारे राष्ट्रवाद पे बात करिए, आइए हमारे राष्ट्रवाद को दिखाते हैं। आप हमसे बात करिए तो काम पे करिए। आप बार बार कहते हैं आप ये सिविल यूनिफॉर्म, ये वो, ये सब बातें छोड़िए, मुद्दों पे बात करिए, मुद्दों पे बात करिएगा। अमित शाह जी ने बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कांग्रेस बहुत सॉफ्ट है, साइलेंट है, वो बात ही नहीं करते क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में। आप वीक हो, जहां इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, कांग्रेस वीक है। 2000 जो मनमोहन सिंह के टाइम पे जो 26/11 के अटैक हो गए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कांग्रेस इज वीक वेयर टेररिज्म इज कंसर्न्ड, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आप बात ही नहीं करते, साइलेंट हो। तो सर कैसे जस्टिफाई करोगे आप? ये अमित शाह का बयान है। ठीक है, उनका एलिगेशन है, ठीक है। आप चाइना के खिलाफ कौन बोलता है? चाइना के खिलाफ इनकी कभी आवाज सुनी है आपने? हमारे घर के अंदर घुसा है, आपने कभी इनकी आवाज, लाल आंख देखा आपने? इन्होंने चाइना नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इन्होंने कौन से नेशनल सिक्योरिटी चाइना के खिलाफ इन्होंने दिखाया? इन्होंने कौन सा, अभी क्या आतंकवादी हमला हमारे कश्मीर में हो गया, रुक गया? हमारे जवानों का शहादतें रुक गई? हमारी बहनाएं जो विधवा हो रही है वो रुक गई? अरे तुम किस बात राष्ट्रवाद की बात करते हो? मैंने उस दिन कहा था, फिर मैं अभी कहता हूं, कश्मीर का जो हिस्सा है वो हमारा अटूट हिस्सा है। आप जो सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हो, वो कश्मीर आप पाकिस्तान में घुस के नहीं, वो हमारे ही हिस्से पे मारे थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आप क्यों मानते हो वो पाकिस्तान का हिस्सा है? आप बोलते हो सर्जिकल स्ट्राइक, कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक है? आप बताइए, वो क्या वो उनका पार्ट है या हमारा पार्ट है? हमारे देश का हिस्सा है। नासिर साहब, 1 second, sorry, I don't want to interrupt you. You are in full flow. Sir, today is the 16th of June. Please remember, today is the death anniversary or the martyrdom day anniversary of Colonel Babu of the 16 Bihar Regiment,
he was killed by the Chinese at the Galwan Valley along with 20 other soldiers. Now my problem is, I was watching quite a few channels. Sir, nobody remembers it. कोई उनको याद ही नहीं कर रहा. सर उनको कोई याद नहीं करता, कभी कोई खुदीराम बोस को याद नहीं करता. आपने बोले ना, अपने हीरो को लोग भूल गए, अपने अतीत को भूल गए. जो अपने अतीत को भूल जाते हैं ना, उनकी दशा सही नहीं होती है. आपने देखा ना, आज कौन याद करता है मीर हसन को, कौन याद करता है आज असफाउल्लाह खां को? कोई याद नहीं करता. आज आपने अभी मेरे प्रदीप जी ने एक मुद्दा उठाया, सावरकर जी, अरे इन्होंने ही एनसीईआरटी के रिपोर्ट से मौलाना आजाद के नाम को, उनके मौलाना आजाद के नाम को खत्म करने की कोशिश किया है. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कोई कांग्रेस के अकेले नहीं, देश के शिक्षा मंत्री थे, फ्रीडम फाइटर थे, उस पर आप लोगों ने हमला, आज उनको भुला दिया गया है. तो आप तो कुछ लोगों की बात करते हैं. अरे मौलाना आजाद से बात करना, मौलाना आजाद कोई छोटी शख्सियत? अरे मौलाना आजाद वो थे जो जिन्ना के खिलाफ होते थे. मौलाना आजाद की किताब पढ़ी है फ्रीडम, आप उसमें मिलेगा फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्या मौलाना आजाद ने लिखा उनके खिलाफ, कितनी बातें लिखी है. अरे मौलाना आजाद को तुम लोगों ने मिटा दिया, एनसीईआरटी की किताबों से उनके इतिहास को मिटा रहे हो. यहां तक कि मौलाना आजाद को यह कहा जाता था कि अगर गांधी का कोई असली बेटा है वो मौलाना आजाद है. बिल्कुल बिल्कुल, सच है ये. और वो खुल के बोलते थे, वो खुलकर बोलते थे सर. वो जो, but I am very impressed. Nasir Saab, I am very impressed with you today. You've come very well prepared. Your research is fantastic. और जिस खूबी से, जिस चतुराई से आपने प्रदीप जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, that is even more impressive. कि कांग्रेस जो है इतनी ताकतवर हो गई है कि अब जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो जरा डर रही हैं कि यार ये कहीं, तो मेरा आपसे ये सवाल है सर. खत्म है सर. सर मेरा आपसे ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा. आपको जरा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, प्रादेशिक पार्टियों को लेकर के सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू शो अ बिग हार्ट एंड जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो इस पे तो जवाब दे दीजिए सर. नहीं, आपने फिर वही सवाल पे आ जाते हैं. मैं आपको पहली अपने सर, मैं जब आपसे शुरुआत किया मैंने कहा ये 23 को जो हमारे टोटल जितने भी ओपोजिशन के लीडर हैं उनके साथ एक अच्छी मीटिंग होगी, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा. फिर ये बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा कि हमने बोला ना, हमने हमेशा कुर्बानियां दी. हम चंद सीटों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, देश की हिफाजत हमारे लिए. हम बोलते हैं बार बार, हम लोग देश की हिफाजत क्यों? आपने हम पे राष्ट्रवाद की जब उठाते हैं तो हमारे खून जलबलाने लगती है. अरे हम वो हैं जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हम वो हैं जो चाइना में भी घुस गए, हम वो हैं जो चाइना के मुंह में डाल के अपने जमीन को छीन ली. अरे तुम हम पे हक करवाते हो, तुम हमारा मुकाबला नहीं करोगे. ये चंद सीटों का कांग्रेस को नहीं फर्क पड़ी है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पर देश हिफाजत रहना चाहिए, देश की नौजवान हिफाजत, हमारी महिलाएं हिफाजत होनी चाहिए. आप वो उनकी बात करिए. हम कहते हैं चंद सीटों के लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी लड़ाई होनी है. हम जो बात करते हैं हक के साथ बात करते हैं, सच्चाई के साथ बात करते हैं और पूरी ताकत से अपनी बात को रखते हैं. सर चलते चलते कुछ ब्रिजभूषण शरण जी के ऊपर कुछ कहेंगे सर? चलते चलते मैंने कहा ना, मेरी वही चलते चलते मैं आपको ले चलता हूं. ब्रिजभूषण जी के क्लीन चिट दे दिया, आपको तो पता ही है, ये तो मुझे पहले से पता था. मैं बार बार कहता था ब्रिजभूषण गलत है या सही है, मैं उस पर कभी नहीं गया. उन बच्चियों से बात करने में आपको क्यों तकलीफ हुई? जब वो मेडल जीत के आई, वो देश की मेडल लेके आती है, यही प्रधानमंत्री जी अपने घर बुला के एक बहुत बड़ा फोटो सेशन करते हैं, उन्हें अपनी बच्चियां बताते. आज वो बच्ची आपकी बच्ची क्यों नहीं है? ब्रिजभूषण को क्लीन चिट दे दिया गया, ठीक है, आपने दिया होगा, कैसे दिया उस क्वेरी करते हैं, मगर यही पोस्ट को एक कभी आम लोगों पे लग जाता तो याद रखिए, ये देखो, ये वो गलती से कांग्रेस का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता या गली का एक, बोलते नहीं, गली का एक छोटा सा भी कांग्रेस का अध्यक्ष होते हैं, या नासिर हुसैन होता, एबीसीडी कोई भी कांग्रेस का होता, याद रखिए, फोटो होता खड़गे जी का, फोटो होता राहुल गांधी का, फोटो होता सोनिया जी का, प्रियंका जी का, ये फोटो लगा के हमारे क्राइम को दिखा के हमसे रिजाइन मांगा जाता कि इनको जेल में डालो, इनके पूरे कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस रेपिस्ट है, पूरे. आज भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर खामोश है. कोई वक्ताओं के पास जवाब नहीं है कि वो महिलाओं कौन. आज उनके साथ वो, मैंने उस दिन कहा था आपको, वो किसान है, उन किसानों को जब इन्होंने खालसा, टेररिस्ट, पाकिस्तान, पता नहीं कौन, अरे वो किसान है जो हमारे आपकी भूख को मिटाते हैं, उन्हीं के बच्चे फौज में है ना. आप जो बोलते हैं राष्ट्रवाद, उनसे बड़ा राष्ट्रवाद कौन है जो हमारे देश की हिफाजत करता है? वो हमसे बड़ा राष्ट्रवाद कौन है जो आप और हमारी भूख मिटाता है? अरे
मैंने कहा था अगर आप किसानों को मजबूत नहीं करोगे ना, चाहे जितनी ट्रिलियन डॉलर बना लो, इस देश का विकास नहीं कर पाओगे। आपको बोलते हैं बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, मालूम है प्रदीप जी? आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मुझे दीजिए। बोलिए बोलिए। क्योंकि किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी है, क्यों? एमएसपी नहीं है उनकी खेती। अब जो हमारा हम सोने की चिड़िया तभी कहलाते थे जब किसान, हमारा एग्रीकल्चर टॉप पे था। आज किसान लोग शहरों की तरफ चले आए, खेतियां छोड़ रहे क्योंकि उनके खेतों में नुकसान नहीं हो रही है, इसलिए हमारी एम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही, क्योंकि किसानों के पास खेती करने का वो साधन नहीं है। सरकार उनको टेक्निकली पढ़ाई नहीं, एजुकेट नहीं कर रही किस तरह उनको डेवलप किया जाए, क्योंकि वो 100 रुपया लगाते हैं खेत में, उनकी इनकम 80 रुपया होती है, वो 20 रुपये रोज घाटे में चले जाते हैं, तो वो सुसाइड करने लगते हैं, क्योंकि बैंकों का मुझे प्रॉफिट नाम का चीज नहीं हो रहा है। तो वो किसान जब अपने खेती को छोड़ रहा है तो शहरों की तरफ रुख कर रहा है, शहरों पे लोड बढ़ता है। जब किसान अपने खेती को छोड़ देगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा। तो किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करोगे? जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक उनको आप मदद नहीं करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट इस देश का खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए उनको एमएसपी बढ़ाओ, उनको टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, सर एमएसपी बढ़ाओ नहीं, एमएसपी दो। एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी दो, एमएसपी दो सर, एमएसपी मिल कर रही है। वही कह रहा हूं, एमएसपी देना पड़ेगा। सेकंड सर, सेकंड उसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हर जिले में, हर कॉलेज खोलना पड़ेगा, उनको एक एजुकेशन देना होगा। जब ट्रेनिंग कैंप के लिए हमारे पार्लियामेंट लोग जाते हैं यूएस, कनाडा, अमेरिका, फार्मिंग सीखने और देखने, क्या सीख कर आते हैं? मुझे लगता है ये विजिटिंग करके आते हैं, सिर्फ ट्रिप करके आते हैं, कुछ सीख के नहीं आते कि वहां किसान, मैं गया हूं, मैं देखा हूं कि यूएस में किस तरह से लोग किसान, पहले उनको एजुकेट किया जाता है, पहले उनको किया, फिर भी उनके किसान आज भी कर्ज में डूबे हैं। ऐसा नहीं कि उनके किसान बहुत खुशहाल है, पर गवर्नमेंट उनकी इतनी मदद करती है कि किसान उतने खुशहाल। सर इवन नाउ द अमेरिकंस आर गिविंग अ ह्यूज सब्सिडी to all their farmers. उनकी पूरी सब्सिडी, उनकी Correct. पूरी फार्मिंग ही सब्सिडी पे टिकी। That's right. उनकी पूरी फार्मिंग, पर हम सब्सिडी के नाम पे सिर्फ किसको देते हैं सब्सिडी? अडानी के हेयर कटिंग। आपने बोला आपकी हेयर अच्छी दिख रही इसलिए बोला, हेयर कटिंग नाम का एक है, उनके लॉन्च। चलिए साहब, उनको लॉन्च, आपको कुछ तो अच्छा लगा हर चीज नहीं, उनके आज बड़े लोगों के लॉन को माफ कर दिया जाता है, उसको हेयर कटिंग का नाम दे दिया गया। और हमारे किसान जब लोन के लिए कर्ज हो रहे हैं, उनको भर दिया जा रहा है, उनको भरने पे छोड़ दिया, उन किसानों के लिए नहीं छोड़ रहे। आपने ब्रिजभूषण की बात निकाली इसलिए थोड़ी लंबी बात हो गई, नहीं तो मैं किसानों के ऊपर मेरी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। That'll be lovely. Next time we shall speak about farmers. Next time we should speak about farmers and the condition of farmers and why they are at the stage that they are. Nasir Saab, always a pleasure talking to you. You uplift everybody all around you. He is a researcher in Congress. And I am really impressed with the Congress. Very Thank you, sir. Thank you so much. जिस तरीके से अभी you. कांग्रेस चल रही है ना साहब, मैंने पिछले 42 सालों में ऐसे चलते हुए नहीं देखा. Very frankly speaking, the kind of enthusiasm, passion. क्या होता था पहले, जब इंदिरा जी थी, आप सबको मालूम था कि आप तो जीतने ही वाले हो, सीधी बात है, तो कोई टेंशन ही नहीं होती थी. फिर राजीव गांधी जी आ गए 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के, फिर भी कोई टेंशन नहीं थी. उसके बाद कांग्रेस ज़रा थोड़ी सहम गई, नीचे हो गई. अभी वापस पुरानी कांग्रेस आई है, तो मुझे तो मजा आ रहा है. शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आ रहा है देख करके. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय. जय हिंद सर. भारत माता की जय. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. थैंक यू सर. Wonderful, really wonderful talking to Nasir sir. Exactly. And he was in form today. Oh God, he was in real form. पूरी तैयारी से. Yes, and I think we've got Mr. Lakshman Hake waiting for the